गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसे हो? आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर का लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हाउ विल यू रिफाइन द मेटल? जैसे हम बता रहे थे कल एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में कि लास्ट में जो आयरन मिलता है वो पिग आयरन। कॉपर बताते हैं ब्लिस्टर कॉपर, तो वो 100% प्योर नहीं होता। तो अब उसके लास्ट में रिफाइनिंग कैसे की जाएगी? मेटल को रिफाइन करने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, ये डिपेंड करता है मेटल की खुद के नेचर पे और आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। Which process we have to apply for the refining of a metal, that will depend upon the properties of metal as well as impurity present in it. Just like to concentration of ore, जो और को कंसनट्रेट करने के लिए आप फोर्थ फ्लोटेशन अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन अप्लाई करेंगे या लीचिंग अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपको और जो हम लेके चल रहे हैं और कौन सा है। अगर और अपने ऐसा कि और पार्टिकल मैग्नेटिक इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन अप्लाई हो जाएगा। सल्फाइड और है तो फोर्थ फ्लोटेशन अप्लाई हो जाएगा। नाउ सिमिलर, बिल्कुल सेम वैसे कि वैसे कि विच प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल, दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। बेटा आपको ये याद रखना है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम कौन कौन से मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है जनरली फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द प्रोसेस विच अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कैडमियम। तो आपको ये प्रोसेस का नाम याद रखना कि इनकी रिफाइनिंग जनरली किससे करते हैं? डिस्टिलेशन से। ये प्रोसेस उन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए अप्लाई किया जाता है जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? वेरी लो। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हो वेरी लो एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन देम। As compared to impurity present in them, means metal boiling point very low है, means metal is highly volatile in nature. Metal is highly volatile in nature. मेटल की वोलेटिलिटी बहुत हाई है, मेटल इजीली वेपराइज हो जाएगा। और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, वो इम्प्योरिटीज कैसी होनी चाहिए? आइदर नॉन वोलेटाइल इन नेचर या फिर मच लेस वोलेटाइल। मेटल वेपराइज हो जाए, इम्प्योरिटीज की जो वोलेटिलिटी हो वेरी वेरी लो, तो जिस टेम्परेचर पे हम हीट करें मेटल वेपराइज हो जाए, इम्प्योरिटी वही रह जाए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने एक बड़ा सा कंटेनर, इसमें ले लिया वो इम्प्योर मेटल, यहाँ पे इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करने के लिए इसमें आर्गन गैस फिल कर दे। अदरवाइज तो ओपन एटमोसफेयर में बेटा डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे, वो इसमें एंटर कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे से क्लोज कंटेनर मिल गया और एटमोसफेयर कैसे करवा दिया? प्रोवाइड इनर्ट। और अब यहाँ से आउटलेट एक लगा के और यहाँ पे रख दिया सिलेंडर कि जो भी वेपर बनेंगे वो यहाँ पे कलेक्ट होते चले जाएंगे। तो इसे इम्प्योर मेटल हीट करेंगे, तो सिंस मेटल इज हाईली वोलेटाइल, तो जिंक, कैडमियम, मर्करी जो भी लेके चलो, जैसे रिफाइनिंग हम जिंक की कर रहे हैं तो जिंक इज हाईली वोलेटाइल नेचर, तो जिंक के वेपर्स बनते जाएंगे, वो यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएंगे। हम वो टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जहाँ मेटल तो इजीली वेपराइज हो जाए बट इम्प्योरिटी ना हो, क्योंकि इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत हाई। तो इसलिए इजीली मेटल से यहाँ पे इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो पाएंगी। आप ये एग्जांपल जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप। नेक्स्ट लिक्वेशन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय लिक्वेशन प्रोसेस। तो लिक्वेशन उसके लिए अप्लाई होता है, उन मेटल्स के लिए अप्लाई होता है जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हो वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? वेरी लो एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन देम। मेटल शुड बी हाईली फ्यूजेबल इन नेचर। मेटल शुड बी हाईली फ्यूजेबल इन नेचर। फ्यूजेबल इन नेचर मीन्स बेटा मेटल इजीली फ्यूज हो जाए, मीन्स मेटल इजीली मेल्ट हो जाए। और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू द मेटल क्या हो? बहुत हाई। तो ये स्लाइडिंग एक ले ली स्लैब और यहाँ पर रख दिया बीकर और यहाँ ले लीजिए इम्प्योर, यहाँ ले लिया हमने ये इम्प्योर मेटल, ये इम्प्योर मेटल इसे क्या करता है, यहाँ पे इम्प्योर मेटल रख दिया, नीचे लगा दिया बर्नर, इसको हीट करते जाएंगे। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इम्प्योरिटी से पहले जैसे आप हीट करना स्टार्ट हो गए, सिंस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो मेटल मेल्ट इजीली हो जाएगा और मेल्ट होता है मेटल यहाँ पे आके इकट्ठा होता चला जाएगा, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएंगी। ये वहां अप्लाई करेंगे जिनमें इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो एज कंपेयर टू metal present along with the impurity. So metal easily fused, metal easily melt at a low temperature and collected air. Impurity remains on it. Impurity यहीं पे रह जाएगी।
दैट अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टिन एंड लेड। टिन और लेड की रिफाइनिंग जनरली टिन लेड बिस्मथ इनकी रिफाइनिंग करते हैं लिक्वेशन प्रोसेस से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछते हैं, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टिन। आपको ये बात याद रखनी है और कंडीशन भी याद रख लेना कि लिक्वेशन कब अप्लाई होता है, जहां पे इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो एज कंपेयर टू मेटल। डिस्टिलेशन कहाँ पे अप्लाई होता है, जहां पे इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो एज कंपेयर टू मेटल। ऐसे दे दिया जाए, इन ए मेटल इट इज ऑब्जर्व दैट impurities are much less volatile as compared to metal. You can apply which process for refining? तो क्या कहेगा, impurity are much less volatile, तो कौन सा लग जाएगा, डिस्टिलेशन। और कहते हैं impurities are non fusible whereas metal is highly fusible, कौन सा लग जाएगा, लिक्वेशन। ठीक है, तो दोनों बेटे फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई केमिकल अप्लाई नहीं किया, हीट किया है। ठीक है, ऐसे फिजिकल मेथड रिफाइनिंग, पहले फिजिकल मेथड बता रहे हो, फिजिकल मेथड ऑफ रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग किसके लिए अप्लाई किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोनों से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोन रिफाइनिंग और एक आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट जोन रिफाइनिंग जनरली उन एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है फॉर द रिफाइनिंग विच आर रिक्वायर्ड इन अल्ट्रा प्योर स्टेट। यहाँ से लगभग अपने को 100% प्योर मेटल मिल जाता है, और बाकी मेथड से फिर बेटा 99.8 या 90 मतलब थोड़ा बहुत 0.01-0.2% इम्प्योरिटी रह सकती है। तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट अपने को अल्ट्रा प्योर स्टेट मिल जाएगा एलिमेंट, और दैट प्रोसेस अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर। ये बात याद रखना, ये कंडीशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस के लिए, 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स का जो काम करता है एलिमेंट, लाइक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, बोरोन है, द रिफाइनिंग इज बाय विच प्रोसेस, तो याद रखना कौन सा, जोन रिफाइनिंग। क्या करते हैं इसमें, इम्प्योर मेटल कास्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए रोड। जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल उसकी एक रोड ले ली एंड दैट प्लेस्ड इन इनर्ट एटमोस्फियर। यहाँ पे बेटा ये अप्लाई कर दिया हमने, कैसा एटमोस्फियर, इनर्ट एटमोस्फियर, इनर्ट गैस पास करके। यहाँ पे व्हील्स है, व्हील्स है, किसके साथ अटैच्ड है ये, इलेक्ट्रिकल हीटर है, इससे अटैच्ड है ये व्हील्स। मैं इस पे यहीं पे लगाती हूँ, ये व्हील्स है इस पे। ये क्या अपना सर्कुलर हीटर, ये सर्कुलर हीटर है, ये रोड है, और ये क्या है, सर्कुलर हीटर, इस पर रोटेट करता रहेगा। ठीक है, ये बेटा व्हील है, इसके आगे चलते जाएगा, सर्कुलर हीटर मूव करता जाएगा, आगे आता जाएगा, आता जाएगा। तो ये जहाँ पे रोटेट करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, ये पोर्शन धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगा। अच्छा जी, इस सर्कुलर हीटर मूव करता हुआ आगे आ गए यहाँ पे, तो ये पोर्शन धीरे धीरे मेल्ट होने लग गया, और बेटा पीछे वाला टेम्परेचर लो होता जाएगा, तो पीछे क्या होने लग जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इसी का नाम है। देखो क्या बता रहे हैं कि प्योर मेटल की रोड ले ली, सर्कुलर हीटर इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करता हुआ आगे आता जाएगा, आगे आता जाएगा, आगे आता जाएगा, और ये पीछे वाला पोर्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कूल, और कूल होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन, मेटल वो सोलिडिफाई होने लग जाएगा। बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है वो ध्यान सुनिए, जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल ये है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल, इम्प्योरिटीज आर more soluble in the molten state of metal. Impurities are more soluble in the molten state of metal as compared to its solid state. अपने पास एक तो है मोल्टन सिलिकॉन और एक है सॉलिड सिलिकॉन। इम्प्योरिटी इजीली किस में मिक्स हो जाएगी, मोल्टन फॉर्म में। इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है कि इम्प्योरिटी मोर सोल्यूबल मोल्टन स्टेट में होती है। तो अब सुनो ध्यान से दोबारा, यस अपनी एक इम्प्योर मेटल की रोड, इस पे हीटर रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर तो आगे आता जाएगा, और पीछे वाला टेम्परेचर जैसे कम होगा क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और बेटा जैसे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा ना, तो मेटल तो सॉलिडिफाई होता जाएगा, पर जो इम्प्योरिटी वो किधर जाना चाहेगी, जिधर मेटल मेल्ट होने लग रहा है। इम्प्योरिटी पीछे पीछे किधर आती जाएगी, जहाँ पे मेटल मेल्ट होने लग रहा है। मतलब सर्कुलर हीटर जहाँ मूव करता जाएगा वहाँ मेटल मेल्ट होता जाएगा, इम्प्योरिटी से पीछे पीछे हो लेगी, because impurity are more soluble in the molten state as compared to solid state.
तो अब क्या होगा, सर्कुलर हीटर को करवाते करवाते आगे ये यहाँ पे ले आए लास्ट में, और यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए छोड़ देंगे, मतलब ताकि ये लंबे टाइम तक रहे, तो यहाँ पे पोर्शन मेल्ट रहे, तो ये पीछे वाला टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा, मेटल सॉलिडिफाई होता जाएगा। तो मेटल तो सॉलिडिफाई होता जाएगा और इम्प्योरिटी धीरे धीरे फ्लो कर कहाँ पे आती जाएगी, इस जगह पे। बेटा मेटल जब सॉलिडिफाई होता है तो मतलब ये नहीं कि इसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल भी सॉलिडिफाई नहीं होती, कुछ 2-3% इम्प्योरिटी यहाँ पे रह जाती है, मैक्सिमम इम्प्योरिटी कहाँ चली जाती है, मोल्टन स्टेट में यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसी सर्कुलर हीटर को यहाँ से हटा के और दोबारा फिर यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ पे घुमाना स्टार्ट करेंगे, ये दोबारा फिर मेल्ट होगा आगे से जाएगा, फिर पीछे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी, मेटल फिर सॉलिडिफाई होने लग जाएगा और इम्प्योरिटी किस तरफ जाना चाहेगी, मोल्टन स्टेट की तरफ। तो इम्प्योरिटी मोल्टन स्टेट की तरफ आना चाहिए, तो बची कुछ इम्प्योरिटी जो पहली बार में सॉलिडिफाई होगी तो दूसरी बार में थोड़ी सी आ जाएगी। ऐसे 4-5 बार सर्कुलर हीटर इसके ऊपर घुमा देते हैं, 4-5 बार सर्कुलर हीटर बार बार इस पे घुमाने से मोस्ट ऑफ 99.99% इम्प्योरिटीज, ऑलमोस्ट हम बोलते हैं 100% इम्प्योरिटी यहाँ आ जाएगी। इस पोर्शन को कट कर देंगे, अपने पास यहाँ वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, प्योर मेटल। ये जोन रिफाइनिंग, याद रखना जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल, impurities are more soluble in the molten state of metal। ठीक है, कोई पूछे कि during the zone refining concentration of impurities uniform throughout the bar, जोन रिफाइनिंग के दौरान impurity concentration पूरी बार में पूरी रोड में बराबर होती है जी, नहीं। जहां पे सर्कुलर हीट होता है, जो पोर्शन मेल्ट होता रहता है, वहां पे impurity concentration ज्यादा होती है as compared to that portion which solidify। इसी का दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। किन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करते हैं इससे, उन एलिमेंट्स की जो हमें 100% प्योर स्टेट में चाहिए, और वो कौन से, अपने को सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम की रिफाइनिंग करते हैं जोन रिफाइनिंग से। ठीक, नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी। बेटा पहले ये अप्लाई किया गया था फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सम कलर्ड कंपोनेंट, क्रोमिन कलर्ड होता है, क्रोमिन कलर्ड। तो इनिशियली टेक्निक अप्लाई की गई थी टू सेपरेट आउट द कलर्ड इम्प्योरिटी या कलर्ड मैटर, मतलब इम्प्योरिटी या मैटर में से कोई एक कलर्ड होनी चाहिए, एक कलर्ड कंपोनेंट के लिए अप्लाई हुआ था। बट नाउ दैट कैन अप्लाई फॉर द कलर्ड एज वेल एज कलरलेस, सभी के लिए अप्लाई कर सकते क्रोमेटोग्राफी को। इसका प्रिंसिपल क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, different components of a mixture adsorbed at different extent, different component adsorbed at different extent। एक मिक्सर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी भी अलग अलग है। मान लीजिए अपने को मेटल रिफाइनिंग करना है M, इसमें इम्प्योरिटी X एंड Y, तो यहाँ पे 3 टाइप के कंपोनेंट हो गए, एक M, एक X और Y। ऑल दीज आर द डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, इनकी सभी की एडजॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग है। तो क्रोमेटोग्राफी भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी अलग अलग होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले ली, ध्यान सुना, लॉन्ग ग्लास ट्यूब एंड दैट पैक्ड विद गुड एडजॉर्बेंट। इसमें क्या पैक कर दिया, एल्यूमिना, एक गुड एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। चारकोल, सिलिका जेल, इन एडजॉर्बेंट्स का मिक्सचर लेके इसमें एक पेस्ट सी बना के पैक कर दिया। ठीक, इसके नीचे यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लेके और यहाँ पे लगा दिया स्टोव पर और यहाँ पे रख दिया बीकर, राइट। और अब जो मेटल हमें रिफाइन करना है, इस इम्प्योर मेटल को एक लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जिसमें सोल्यूबल है, डिसॉल्व कर दिया। इसको तो बोलते हैं स्टेशनरी फेज, इस एडजॉर्बेंट को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज सिलेक्टेड इन सच टाइप विच इजीली एडजॉर्ब द इम्प्योरिटी। ये जो हम यहाँ पे स्टेशनरी फेज सिलेक्ट करते हैं वो ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिसमें इम्प्योरिटी इजीली एडजॉर्ब हो जाए, इम्प्योरिटी ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्ब हो जाए एज कंपेयर टू मेटल। तो ये इम्प्योर मेटल डिसॉल्व करके इसके ऊपर डाल दिए, इसके ऊपर ऐसे डालने लग जाएंगे इस पे। इसे बोलते हैं मोबाइल फेज। ये जो इम्प्योर मेटल आ रहा है मूव करता जाएगा सॉल्वेंट की हेल्प से, इसे बोलते हैं मोबाइल फेज। और ये एडजॉर्बेंट है स्टेशनरी फेज। बिकॉज इम्प्योरिटी हैव द मोर टेंडेंसी टू एडजॉर्ब, तो जैसे यहाँ पे डालेंगे इम्प्योरिटी एडजॉर्ब होने लग जाएगी। तो जो स्पेस बेटा एक्स ने ऑक्यूपाई कर लिया वहां पे वाई नहीं आ पाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करता नीचे यहाँ पे वाई आ जाएगा
और मेटल की एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो लास्ट में थोड़ा बहुत यहाँ मेटल एडजॉर्ब हो जाएगा। मीन्स अलग अलग लेयर बन जाएंगी, इम्प्योरिटीज के अलग, मेटल के अलग, क्योंकि सबकी एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, हो गया अभी सेपरेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेटल के अलग लेयर है, जब वो सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें मेटल की सोल्युबिलिटी बहुत हाई है, और अब वो प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे एक्सेस में डालेंगे, एक्सेस में। ठीक है, तो मेटल उस सॉल्वेंट में डिसोल्व होकर आ जाएगा, यहाँ से खोल देंगे, ओपन कर देंगे, ये सारा नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएगी। ये स्टेशनरी फेज, ये एडजॉर्बेंट ऐसा सेलेक्ट किया जाएगा ऑन विच इम्प्योरिटीज आर मोर टाइटली हेल्ड। तो जैसे इस पर डालेंगे इम्प्योरिटी पहले एडजॉर्ब हो जाएंगे, मेटल इज लूजली हेल्ड, तो मेटल का डिसॉर्प्शन, मेटल आसानी से निकल जाएगा यहाँ पे बाहर। क्रोमेटोग्राफी जनरली बेटा अप्लाई किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो हमने मेटल रिफाइन किया है वो 100% प्योर है कि नहीं। अगर बेटा आपने एक स्टेशनरी फेज पे एक सिंगल एक ही लेयर बने तो मेटल आपका प्योर है, और अगर दो अलग अलग लेयर बन जाए इसका मतलब मेटल में क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी। ठीक, क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट ऑफ अप्लाइड to separate out if impurities are present in very less amount, or that mostly either checked whether the metal is 100% pure or not। ठीक, नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस स्टार्ट करें, एक डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेपर फेज रिफाइनिंग ये केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पे केमिकल यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल that impure metal heated with a suitable chemical reagent, उसमें एक ऐसा chemical reagent डालेंगे with which metal can combine and form a volatile compound। Select a chemical reagent of such type with which metal combine and form volatile compound। metal combine हो जाए और volatile compound बनाए, वो भी लो टेम्परेचर पे। क्या क्या, इम्प्योर मेटल लिया, केमिकल रिएजेंट सिलेक्ट किया ऐसा जिसके साथ मेटल कंबाइन हो जाए, और उसे एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे हीट कर दिया, और मेटल उस वोलेटाइल कंपाउंड बना लिया उस केमिकल रिएजेंट से कंबाइन होकर, ये बन गया एक वोलेटाइल कंपाउंड। ये बेटा वोलेटाइल कंपाउंड है, इट्स स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। कंडीशन होती है कि उन्हीं मेटल्स को इस प्रोसेस से रिफाइन कर सकते हो जिन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो टू कंबाइन विद स्पेसिफिक रिएजेंट एंड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड, एंड वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी ऑफ सच टाइप विद स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। ये वोलेटाइल कंपाउंड बेटा हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाना चाहिए, मस्ट बी डिसोशिएट। तो फिर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा कंपाउंड। ये वोलेटाइल कंपाउंड जैसे डिसोशिएट होगा अपने पास क्या चाहिए, मेटल, और ये केमिकल रिएजेंट वापस। अब बताओ अपने पास प्योर मेटल आ गया कि नहीं बेटा। इस इम्प्योर मेटल में इम्प्योरिटी केमिकल रिएजेंट के साथ कंबाइन नहीं होगी, सिर्फ मेटल कंबाइन हुआ है, तो मेटल कंबाइन होकर यहाँ पे आ गया, हीट किया तो अपने को डिसोस्ड होकर मेटल मिल गया। ये वेपर फेज रिफाइनिंग किसके लिए अप्लाई करते हैं, एग्जांपल देखो, दिस वेपर फेज रिफाइनिंग इज अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द प्रोसेस विच यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल। बेटा निकल की रिफाइनिंग के लिए अप्लाई करते हैं मोन्स प्रोसेस। क्या अप्लाई करते हैं, मोन्स प्रोसेस, जो किस पे बेस्ड, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वेपर फेज रिफाइनिंग। कोई पूछे निकल की रिफाइनिंग करते टाइम प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई हो रहा है, वेपर फेज रिफाइनिंग वाला प्रिंसिपल। प्रोसेस का नाम क्या है, स्पेशली जो निकल की रिफाइनिंग के लिए प्रोसेस यूज किया गया है उसका स्पेशल नाम क्या है, मोन्स प्रोसेस। क्या है इस मोन्स प्रोसेस में, इम्प्योर निकल हीटेड विद इम्प्योर निकल को किसके साथ हीट किया, विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेटा केमिकल रिएजेंट ले लिया जिसके साथ निकल नियरली 370 केल्विन पे कंबाइन होके वोलेटाइल कंपाउंड बनता है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये बन गया वो वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक, इम्प्योर निकल heated with a specific chemical reagent at low temperature, nickel present in it that combine completely with this and form the volatile compound। पर ये जो volatile compound बना है टेट्रा कार्बोनिल निकल, it is unstable at high temperature। तो जैसे इसे 450 से 470 केल्विन पे हीट करते हैं ये क्या हो जाता है बेटा, डिसोशिएट। डिसोस्ट होते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है अपने पास, प्योर निकल, खत्म काम, और ये निकल गया। तो बेटा प्रिंसिपल कौन सा है, वेपर फेज रिफाइनिंग, कि अपना मेटल वेपर स्टेट में जाके रिफाइन हुआ, कि पहले इसने वोलेटाइल कंपाउंड बनाया,
वोलेटाइल कंपाउंड में जो जिसके वेपर्स बन सके, तो वो वेपर स्टेट में जाके रिफाइन हुआ है, हाई टेम्परेचर डिसोस्ट हुआ है। तो प्रिंसिपल है वेपर फेज रिफाइनिंग। और स्पेशल नाम पूछा जाए, नाम पूछ लेते हैं कि विच प्रोसेस अप्लाइड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल, वेरी इंपॉर्टेंट। निकल की रिफाइनिंग के लिए क्या अप्लाई करते हैं बेटा, मोन्स प्रोसेस। सेम यही वेपर फेज रिफाइनिंग अप्लाई होता है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। स्पेशल नाम बेटा इसके लिए वैन आर्कल प्रोसेस। नेम द प्रोसेस विच यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं रिफाइनिंग के लिए? जर्मेनियम के नो, गैलियम जर्मेनियम सिलिकॉन, उनके तो जोन रिफाइनिंग। और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जिरकोनियम जेडआर, जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 14, इसके लिए क्या लगेगा, वैन आर्कल। इम्प्योर जिरकोनियम भी इम्प्योर है। अब तो याद हो जाना चाहिए। साथ क्या करेंगे, हीटेड विद स्पेसिफिक रिएजेंट। अब याद ना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे रिएजेंट है आयोडीन। पूछ लेते हैं जिरकोनियम की रिफाइनिंग के लिए जो रिएजेंट यूज होता है कौन सा होता है, आयोडीन। एट लो टेम्परेचर लगभग 870 केल्विन पे कंबाइन होकर क्या बनाता है, वोलेटाइल कंपाउंड जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड। ये वोलेटाइल कंपाउंड बन गया। और ये बेटा जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड हाई टेम्परेचर पे नियरली 2200 केल्विन पे डिसोस्ट हो जाएगा। और जब डिसोस्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, प्योर जिरकोनियम। समझे कैसे सेपरेट आउट हुआ कि इम्प्योरिटी यही रह गई, इम्प्योरिटी कंबाइन नहीं हुई, जिरकोनियम जिरकोनियम कंबाइन हुआ था, वो जिरकोनियम यहाँ पे आया, डिसोस्ट हुआ तो प्योर जिरकोनियम आ गए। प्रिंसिपल वेपर फेज रिफाइनिंग की फर्स्ट कंबाइन विद केमिकल रिएजेंट एट लो टेम्परेचर फॉर्म द वोलेटाइल कंपाउंड। हाई टेम्परेचर पे वोलेटाइल कंपाउंड डिसोस्ट होगा, गिव द प्योर मेटल। जिरकोनियम के लिए इस प्रोसेस का नाम क्या बता दिया, वैन आर्कल। मतलब जब केमिकल रिएजेंट आयोडीन यूज होगा ना तो उसका नाम वैन आर्कल है। द टाइटेनियम के लिए भी क्या नाम है, वैन आर्कल। टाइटेनियम के लिए भी यही रिएजेंट यूज होता है, टाइटेनियम के लिए भी आयोडीन यूज होता है। क्या बन जाएगा, टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड। और पर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, 523 केल्विन, ठीक। और ये टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बेटा नियरली 1700 केल्विन पे क्या होता है, डिसोसिएट। यहाँ से क्या आ गया, प्योर टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के लिए और जिरकोनियम के लिए रिएजेंट यूज हुआ आयोडीन, नाम क्या है, वैन आर्कल। और निकल के लिए बेटा रिएजेंट क्या यूज हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम क्या है, मोन्स प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और मेथड्स।